तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन के लिए जो मुझे टॉपिक दिया गया है दैट इज सीए एंड कॉमर्स। नाउ कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले कोई भी स्पीकर होता है उसकी ये ज़रूर इच्छा होती है कि उसकी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस क्या है और वो किस टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन करना चाहती है। तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहिएगा कि आपको किस किस टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं आपके कमेंट्स भी देखती रहूँगी। आज का सेशन जो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 2-3 फेजेस में या 2-3 पार्ट्स में करना चाहूँगी। ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग, ऐसे छोटे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूलिंग के डेज में हैं और वो अभी डिसाइड करना चाह रहे हैं कि उन्हें आगे कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th-12th में हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दिया है, जो कि आगे अपना कॉमर्स स्ट्रीम में जानना चाहते हैं कि उनके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आगे क्या क्या ऑप्शंस या आगे कौन कौन से करियर में जा सकते हैं। एंड फाइनली हम बात करेंगे सीए कोर्स के बारे में। तो चलिए, वैसे तो बाबा साहब ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम सीए रश्मि चौधरी है। मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी सारी स्कूलिंग, कॉलेज, पढ़ाई सब लखनऊ से ही कंप्लीट किया है और मैं आज एक असिस्टेंट मैनेजर की तरह एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब कर रही हूँ इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जहाँ पर हम पावर प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अब जो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो एलिमेंट्री स्कूलिंग के डेज होते हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा ऑप्शंस पता नहीं होते हैं अपने करियर चॉइसेस के लिए, स्पेशली कॉमर्स आगे उन्हें क्यों ऑप्ट करना चाहिए। नाउ अब देखिए, जो हमारा माइंड सेट रहता है हमारे, स्पेशली छोटे बच्चों का, 9th-10th 8th 7th के स्टूडेंट्स का, कि उन्हें आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, वो जनरली कैसे ये डिसाइड करते हैं। वो देखते हैं कि उनके भाई बहन या उनके सीनियर्स या किसी आइडल के थ्रू वो प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ जगहों से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे किस क्षेत्र में जाना है, किस फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन मैं उन बच्चों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर अपने बारे में सोचें, अपने इंटरेस्ट को तलाशें। ये स्टेज बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपके भाई बहन, आपके सीनियर्स का एक बहुत अच्छा रोल होता है आपको गाइड करने का। लेकिन उसके साथ साथ एक स्टूडेंट को भी अपने आप ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे कौन सी स्ट्रीम में जाना है ना। जो जनरली इस स्टेज के बच्चे मुझसे जुड़ते हैं या मुझसे बात करते हैं कि दी मैं 9th-10th में हूँ और मुझे आगे कॉमर्स की स्ट्रीम लेनी है, या कौन सी स्ट्रीम टफ है, कौन सी स्ट्रीम हार्ड है, या कॉमर्स में क्या क्या ऑप्शन हैं। तो ये सारे कुछ जनरल सवाल आते हैं कॉमर्स को लेकर के, जो कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप हैं, लाइव ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 8th 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर अपने कमेंट्स करते रहिएगा। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को देखूँगी। तो अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए, स्पेशली कॉमर्स। कॉमर्स में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बाकी मैं भी हूँ, मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इनफैक्ट मैं अपने आगे बढ़ते हुए सेशन में ये ज़रूर डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन डिसाइड करना ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइसेस पे है। आप ज़रूर अपने इंटरेस्ट को तलाशें और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रीम ऑप्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की तरफ जो डिसाइड कर चुके हैं एंड जिनके ऊपर ये सेशन आज का बेस्ड है, कॉमर्स एंड सीए, जिन्होंने 11th-12th में कॉमर्स ऑलरेडी ऑप्ट कर लिया है ना। अब कॉमर्स आपने ऑप्ट करा है तो डेफिनेटली आपका पहला प्रायोरिटी है कि भाई कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं आगे कॉमर्स में। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि
अगर आप अभी 11th-12th में हैं तो आपका पहला फोकस होना चाहिए बोर्ड के एग्जामिनेशन। जी हाँ, बोर्ड के एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेनिंग परसेंटेजेस। यस, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे कट ऑफ जाता है, या अगर आप दिल्ली के किसी टॉप कॉलेज में दाखिला करवाने के इच्छुक हैं, या कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे परसेंटेज ड्रिवन मैटर करता है इन कट ऑफ या सिलेक्शंस को लेकर के, तो डेफिनेटली आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बच्चों का मेन रहता है कि उन्होंने पहले कभी अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज कॉमर्स के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती है, तो मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो देना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, ये दो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि हो सकता है किसी किसी बोर्ड्स में, फॉर एग्जांपल सीबीएसई में, या किसी रीजनल स्टेट के लोगों के बोर्ड्स में अगर इंट्रोड्यूस होते हो अकाउंटेंसी के कुछ कुछ टॉपिक्स, तो ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ सत्यपाल आदिवंशी जी का। मैं क्लास 10th में हूँ और पूछना चाहती हूँ कि आगे कॉमर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी। डेफिनेटली मैं यही बात कर रही हूँ कि आपके लिए 11th-12th में आगे कॉमर्स क्यों ज़रूरी है। आप ज़रूर जुड़े रहें, आपको आगे आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी। हाँ, तो बात करते हैं 11th-12th में जो हमारे नए सब्जेक्ट्स आते हैं, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। ना, ये दो आपके टेक्निकल एंड हेवी सब्जेक्ट्स में आते हैं। इनको स्पेशली जो 11th में है, अभी नया नया उन्होंने अकाउंटेंसी स्टार्ट किया है, उनके लिए इसी स्टेज पे ही अपने टीचर्स के थ्रू या अपनी कोचिंग, अगर आप कोचिंग जाते हो, मैंने तो पर्सनली नहीं ऑप्ट किया था क्योंकि मेरा ये मानना था कि सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नथिंग लाइक इट, बट डेफिनेटली अगर आपको अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में जो थोड़े टेक्निकल हैं, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप कोचिंग करिए। इन दो सब्जेक्ट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके टेक्निकल भी हैं प्लस स्कोरिंग सब्जेक्ट्स भी हैं। नाउ अब बात करते हैं जो हमारे बचे हुए दो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। नाउ बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश बेसिकली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, बट जनरली ये देखा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि टीचर्स मेंटर्स उनको ये बोलते हैं कि भाई आपको अकाउंटेंसी मजबूत करनी है, इकोनॉमिक्स मजबूत करनी है, वो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं या छोटे छोटे थ्योरी सब्जेक्ट्स, इनको अनड्यू इम्पोर्टेंस, मैं कहूँ कि आप इन्हें सही से टाइम एलोकेट नहीं करते, अपना सही से टाइम मैनेज नहीं करते। नाउ अब मैं आपको एक छोटा सा अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जब मैं 12th में थी, मुझे भी टीचर्स ने यही बोला था कि आपको अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, एंड साथ साथ आप बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश भी पढ़ाई करते रहिएगा। नाउ लेकिन मेरे माइंड में यही था कि मुझे इक्वल वेटेज देना है, एंड टू योर सरप्राइज मेरे 12th में 95% आए थे। आई नो आजकल बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, लोगों के 100% तक मार्क्स आते हैं, बट हाँ 6-7 ईयर्स बैक जब मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था और मेरे 95 इन ईच सब्जेक्ट आए थे। अब वहाँ से लोगों के स्पेशली जो स्टूडेंट्स थे, मेरे जूनियर्स थे, उनके यही क्वेश्चन आ रहे थे कि दी आपने सारे सब्जेक्ट में इक्वली कैसे बैलेंस आउट किया, क्या आप इक्वल आवर्स डिवोट करते थे या आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी 12th के लिए। नाउ अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका छोटा सा बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर आगे चल के आपके कोई बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो, आप किसी बड़े एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, आप हर किसी अपने टीचर सीनियर से सुनोगे कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना टाइम एलोकेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करिए। जी हाँ, अगर आप 5 घंटे में से 3 घंटे निकाल रहे हो कि आप अकाउंटेंसी कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट 1 घंटा एक
इजी सब्जेक्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कवर भी होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लस जो आपके माइंड में थकान महसूस होगी पढ़ते पढ़ते कि भाई, क्योंकि अकाउंटेंसी एक हैवी एंड टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। आप एक बार अगर क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। एंड आगे चल के ऐसा एक टाइम आएगा कि आपके एग्जाम को 2-3 महीने रह जाएंगे एंड वही इजी सब्जेक्ट, वही इंग्लिश की छोटी छोटी बुक्स, छोटे छोटे स्टोरीज आपको समझ नहीं आएंगे कि मैं कैसे कवर करूं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दें। ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप दिन में 1-2 घंटा भी दे रहे हैं, दैट इज गुड इनफ। अब बात करते हैं कॉमर्स के साथ साथ आप क्या क्या ऑप्शनल ले सकते हो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। एक पानी का ब्रेक लेना चाहूँगी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, मैं आपके क्वेश्चंस भी देख रही हूँ, उनका भी आंसर करती रहूँगी बीच बीच में। नाउ अगर हम ऑप्शनल की बात करें, कौन कौन से आप जैसे मैं सीबीएसई में थी या रीजनल बोर्ड्स में कुछ अलग अगर हैं ऑप्शंस तो आप मुझसे ज़रूर बताइएगा। जो मोस्ट कॉमन आपके ऑप्शनल होते हैं दैट इज मैथ्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, या कुछ कुछ रीजनल बोर्ड्स में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, इन सब में उनकी रीजनल लैंग्वेजेस को भी एज एन ऑप्शनल दिया जाता है, बच्चों को एक ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप आगे एक ऐसा करियर चूज करना चाह रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स बेस्ड है या मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो डेफिनेटली आप मैथ्स को चूज़ करिए। मैं अपना बताती हूँ, मैंने 12th में कॉमर्स के साथ मैथ्स लिया था एंड मैंने मैथ्स में भी 95% मार्क्स स्कोर किए थे। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू। मैथ्स अगर आपको 10th में अच्छी लगती है, आप अच्छे हैं पढ़ाई में और आपका नेचुरली मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ कि सीए के साथ मैथ्स एक आइडियल कॉम्बिनेशन है या इस तरह का मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बट हाँ, अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है एंड कोई टेक्निकल करियर कॉमर्स में, आप मैथ्स ज़रूर ऑप्ट करो। अदरवाइज अगर आपको मैथ्स नहीं अच्छी लगती है, आपको 10th में ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैथ्स को समझने में, तो डेफिनेटली आप जो अदर ऑप्शंस हैं आपके, फॉर एग्जांपल हिंदी हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर फिजिकल एजुकेशन। वाई? बिकॉज फिजिकल एजुकेशन मैंने खुद ऑप्ट तो नहीं किया था, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगी इसके ऊपर, बट हाँ शायद एक कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट रहेगा एंड आपका जो एक 12th बोर्ड का हैवी सिलेबस है उस पर आपको हेल्प करेगा कि आप अपने टाइम को मैनेज कर सकें। नाउ अब बात करते हैं कुछ प्लानिंग या मैं आपसे कहूँ कि कुछ टिप्स की जो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, जो मैं अपने साइड से देना चाहती हूँ। फर्स्टली मैं सम अप करूँगी जो मैंने अभी आपको बोला कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको रोज करने हैं, उसके साथ साथ थ्योरी को भी आपको टाइम इक्वली डिवोट करना है। सेकेंडली जो आपकी एनसीईआरटी, सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक सजेस्ट होती हैं, रीजनल बोर्ड्स में उनकी सजेस्टेड बुक्स होती हैं। आपकी जो कोर्स या एनसीईआरटी बुक्स हो गई उनको आपको ज़रूर रेफर करना है। वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं या फिर आपके जो करिकुलम बताया गया है स्कूल में वहाँ से आते हैं। डेफिनेटली आप रेफरेंसर ज़रूर लगाइए जो आपके हैवी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, या फिर आपने अगर मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है तो आप डेफिनेटली रेफरेंसर लगाएं, लेकिन सिर्फ एक। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को जो बहुत ब्रिलियंट है वो 2-3-4-5 रेफरेंसर्स बाय कर लाते हैं एंड एंड ऑफ द डे वो कुछ टॉपिक्स में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में आपका सिर्फ टाइम किल होगा। आई एम टेलिंग यू, आप
एक रेफरेंसर उठाइए, कोई भी हो, मैथमेटिक्स की है या अकाउंटेंसी की, आप एक रेफरेंसर रखिए फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग योर क्वेश्चंस। एंड उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी या फिर आपके जो कोर्स सजेस्टेड हैं वो उन उन बुक्स के आपको सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर लगाने हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो जनरली आपको सारे टीचर्स सीनियर्स भी बताते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखिए, डेफिनेटली आपको हो सकता हो कि सिमिलर लाइंस पे सिमिलर लैंग्वेज में क्वेश्चन ना मिले, बट हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर लगाओगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। अगर आप मैं जो एक टाइम लाइन मैंने सेट किया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन से अराउंड 3-4 मंथ्स पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, तब तक आपके स्कूल्स में भी प्री बोर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप अब तब अपना कोर्स कंप्लीट करिए और अपने क्वेश्चन पेपर्स खुद से अपना घड़ी में टाइम सेट करिए, 3 घंटा, जैसे आपको एग्जामिनेशन वाली फीलिंग आए, ताकि जब आपका एग्जाम डे हो तब आप पैनिक ना करो, आपको तो ऐसा लगे कि आप तो ये एग्जाम बहुत टाइम से देते आ रहे हो। तो दिस इज़ अ मस्ट टिप। अगर आप किसी भी टॉपर का, किसी भी यूट्यूबर का आप इंटरव्यू सुनोगे तो उनका यही सजेशन होगा कि आप खुद से एंड ऑनेस्टली, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके लिए, आपको खुद टेस्ट करना है, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनरली ये होता है कि स्कूल एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड्स में या डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ गया, एंड ठीक है, अगर कहीं कहीं पे कॉपीज दिखाई जाती हैं तो स्कूल्स में प्री बोर्ड में तो आपको दिखाई जाती हैं, आपको पता चल जाएगा, पर उसके अलावा आप एडिशनली ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा रिवीजन टेस्ट पेपर्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रिविजन्स की। डेफिनेटली आप 2 से 3 बार अपना मिनिमम बोल रही हूँ, 2 से 3 बार अपना सिलेबस ज़रूर रिवाइज करें बिफोर बोर्ड्स। तो या इस जो मेरा पार्ट रहा है स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, मैं अब इस पे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी क्योंकि मेरा आगे का टॉपिक भी काफ़ी लेंदी है, दैट इज़ ऑन सीए। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मार्क्स डजंट मैटर ऑलवेज। यस, मार्क्स डजंट मैटर ऑलवेज, इट्स योर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, इट्स योर determination to achieve your goal, बट आपको बोर्ड्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं आगे कॉमर्स स्ट्रीम क्यों लूँ या आगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि आई थिंक काफ़ी लोग का इंटरेस्ट एरिया होगा। नाउ बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस की। फॉर एग्जांपल सीए, सीएस, सीएमए, सीपीए, बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे सीए करना चाहिए या मुझे सीएस करना चाहिए या मैं सीएमए करूं। नाउ मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो, सीए हो या सीएस हो, जिनको बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं पता है, मैं फुल फॉर्म्स भी बताना चाहूँगी, एंड आप डेफिनेटली कमेंट्स करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है। CA, that is a chartered accountancy course that specifically focus on the accounting aspects, उसके अलावा ऑडिटिंग और बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। CS, that is company secretary, which is basically focusing on the compliances और जो हमारे कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, दैट बेसिकली डील्स बाय द कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा CMA है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज की जो आप कर सकते हो, दैट इज CPA एंड CFA। CPA इज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो कि आपको अमेरिका में एज अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करने का लाइसेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा CFA, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहें इन कोर्सेज के बारे में, एंड इफ़ यू वांट आप मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मैं इनका नेम रिपीट कर दूं।
उसके अलावा कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी होते हैं, लाइक डिप्लोमा इन IFRS या इंड AS। तो ये कुछ कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बेसिकली अकाउंटिंग बेस्ड हैं, जिनका अकाउंट्स मजबूत है। तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज के रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाके, फॉर एग्जांपल अगर आपको आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI.org वेबसाइट है। आप वहाँ पर जा कर के डेफिनेटली इनका प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट कि कौन कौन से आपके लेवल्स रहेंगे। सिमिलरली जैसे आज मैं तो आपको CA कोर्स के बारे में तो डिटेल करूँगी, लेकिन क्योंकि हम एक वेबिनार में हैं, एक हमारे पास लिमिटेड टाइम स्लॉट है, तो मैं सारे कोर्सेज के बारे में तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगी। यस सत्यपाल, द फुल फॉर्म ऑफ CA इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो जैसा मैं बात कर रही थी आपसे CA, उसके अलावा CS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CPA, CFA दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिन्हें मोस्टली फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड बात करनी है, या फिर जिनका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जिनका एनालिटिकल पार्ट मजबूत है, मतलब एनालिसिस करना, लॉजिकल थिंकिंग लगाना, ये सारी चीज़ें आपके इस कोर्स में होती हैं। इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर है that is yes, hello Ria, yes I have connected with you previously also, please make sure that you make comments in the and put your questions over here now। yes ठीक है बाबा साहब, कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लेती रहूँ। नाउ तो ये बात हो गई CA CS CMA की। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट हमारा बड़ा सेक्टर है, दैट इज बैंकिंग सेक्टर। नाउ बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ बैंक्स ही नहीं आते हैं, बैंक्स की एग्जामिनेशन आजकल बहुत सारी कोचिंग्स हो रही हैं, बैंक PO की या जो भी आप देख सकते हो, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं बैंक्स के। बट मैं आपको बताना चाहूँगी बैंकिंग सेक्टर सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं है। इसके अलावा बैंक्स के अलावा NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी कुछ सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, सेपरेट कोर्सेज होते हैं, आप वो भी जानना चाहोगे। बाबा साहब का एक क्वेश्चन आ रहा है, मिनिमम सीटिंग टाइम। ओके ठीक है, मैं इस पर देखती हूँ बाबा साहब ना। अब इसके अलावा हम अगर बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अलावा, बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन कर सकते हो और उसके साथ साथ आप बैंकिंग सेक्टर के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की कोचिंग आप साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके साथ आप ट्राई करो कि BCom या फिर इस तरह का कोई लाइट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्ट करो, ताकि आप अपने जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सको। उसके अलावा हमारा कॉमर्स की फील्ड में जो नया बड़ा सेक्टर है, दैट इज़ इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप इंश्योरेंस सेक्टर में ज़रूर जा सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इज़ अ बिग सेक्टर एंड बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कॉमर्स के इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके अलावा आपको पता है आज हमारा भारत एक ग्लोबल इकोनॉमी है। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी फ्लो करता है इंडिया में। आपकी ग्लोबल इकोनॉमी होने की वजह से आपका जो फॉरेन ट्रेड है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, ये काफ़ी बढ़ गया है आफ्टर जो हमारी LPG पॉलिसी आई थी 1999 में। ऐसे में हमारे फॉरेन ट्रेड एक्सपर्ट्स की भी बहुत डिमांड है मार्केट में। तो डेफिनेटली आप फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड भी करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड वेरी इमर्जिंग करियर ऑप्शन। उसके अलावा हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपने 11th-12th में कॉमर्स ली रखी है, उसके अलावा आपने साइड में BCA या फिर MBA इस तरह के कुछ कोर्सेज किए हुए हैं इन स्टॉक ब्रोकिंग, तो स्टॉक ब्रोकिंग आज
आजकल एक इमर्जिंग सेक्टर है। आप सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो, या आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह भी वर्क कर सकते हो। नाउ पोर्टफोलियो मैनेजर्स बेसिकली आपके होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में डील करते हैं। नाउ अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलूं, तो जो दूसरों के इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करता है, रिस्क एंड रिटर्न्स को, तो आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह जॉब कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। उसके अलावा MBA भी आप का ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने, खैर MBA तो आप किसी भी स्ट्रीम से जा कर के कर सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आपने अभी से डिसाइड कर रखा है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है MBA करना, तो आपको ज़रूर कॉमर्स का स्ट्रीम ऑप्ट करना चाहिए। आप डेफिनेटली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होगे तो आपको MBA में आसानी मिलेगी। इसके अलावा आजकल हमने देखा है मेक इन इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस पे है। MSME में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। MSME की मैं बात करना चाहूँ, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। नाउ इसको चलते आपका एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज जो न्यू बिजनेस, जो छोटे छोटे नए बिजनेस हैं, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिन्हें ये लगता है कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे खुद का अपना कुछ काम स्टार्ट करना है, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, मुझे अपना कोई स्टार्टअप ओपन करना है, तो डेफिनेटली आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको चूज़ कर सकते हैं, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड में, आप मैथमेटिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप इकोनॉमिक्स बेस्ड अपना एक ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत स्कोप है, एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके मैं कहूँ मार्केट में ऐसे जिनको इकोनॉमिक्स की, स्पेशली मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा अगर आपका स्टैटिस्टिक्स तो एक आपको एड ऑन एडवांटेज मिलता है। अगर मैथ्स इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर आपका स्टैटिस्टिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बिकमिंग अ स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियंस के सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ रहा है, MBA किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है मैम इन फ्यूचर? MBA की देखिए, अगर मैं MBA की बात करूँ, MBA in itself has a varied scope and that drives your background. For example, अगर आप MBA में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप देखोगे उस MBA में भी काफ़ी विंग्स हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, HR, IT, लीडरशिप, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स हैं MBA में। बट अब यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो, आपने BCom किया है या आपने BCom ऑनर्स किया है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप CA के ही इंटरमीडिएट लेवल्स में हो, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के हो, तो डेफिनेटली MBA फाइनेंस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड MBA फाइनेंस हैज़ n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप सिर्फ MBA फाइनेंस करके जॉब करना चाहोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अदरवाइज IT इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बाकी HR लीडरशिप तो है ही है, जो कि डेफिनेटली एक ऑप्शन की तरह आ सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंसिंग, अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें आपको अगर पसंद है, तो आप डेफिनेटली MBA फाइनेंस ऑप्ट करें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है मिस्टर विशाल, तो डेफिनेटली मुझे आप बोल सकते हैं। कॉमर्स के बैकग्राउंड से आए स्टूडेंट के लिए, हाँ, हमारा ये जो डिस्कशन चल रहा है विशाल जी, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कि कौन कौन से आपके करियर ऑप्शंस हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शंस में आप एक्सेल करोगे या आपको एड ऑन एडवांटेज मिलेगा अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं।
Okay, yeah, BBA regular. BBA is a business administration course. Okay, you have completed the BBA course. Yes, you can definitely go for MBA. But अब अगर आपने BBA किया है तो आपको तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स से आप पहले ही वाकिफ होंगे। तो डेफिनेटली आप ये देखो कि पहले तो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, कौन सी फील्ड में। कोई भी फील्ड या कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं है। द थिंग इज आपको अपना इंटरेस्ट देखना है विशाल, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको एमबीए फाइनेंस करना है या कोई और स्ट्रीम में जाना है। बट या माय पर्सनल सजेशन वुड बी एमबीए फाइनेंस एज मच मोर अपॉर्चुनिटीज। बट साथ साथ आपका कंपटीशन भी बहुत रहेगा एमबीए फाइनेंस के लिए। Yes, I'll be covering CA in a detail. Just let me complete this topic. तो हम बात कर रहे थे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। यस, एंटरप्रेन्योरशिप पे थी मैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा आप आजकल ऑनलाइन बिजनेस का बहुत स्कोप बढ़ गया है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में तो जैसे बाढ़ आ गई है एंड बहुत सारे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू, आगे चल के ई कॉमर्स ही बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन कोर्सेज या ई कॉमर्स के बैकग्राउंड के जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उनको ज़रूर ऑप्ट करिए, या एड ऑन आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो। अब ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन छोटे छोटे कोर्सेज थे, या जो कुछ और प्रिपरेशन कर रहे थे 1-1.5 साल के कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, आप डेफिनेटली उनको भी ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा टैक्सेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हो टैक्स पढ़ने में, टैक्सेशन के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट हो अपने 11th-12th में, या इन जनरल भी अगर आपने पढ़ाई किया हो, तो टैक्सेशन एंड टैक्सेशन रिलेटेड प्रैक्टिशनर्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड होती है। इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, वहाँ पर भी आपके टैक्सेशन रिलेटेड कई सारे जॉब्स रहते हैं। तो टैक्सेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड, जिसमें आपके 2 विंग्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे अभी रिवीजन हुआ था इन ईयर 2017। तो जब एक नया टैक्स रिजीम, एक नया टैक्सेशन एक्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है, तो डेफिनेटली नए लोगों के लिए, जिन्होंने नया नया सीखा होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो जीएसटी एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप डेफिनेटली डायरेक्ट टैक्सेशन में भी आपका अभी कुछ सालों में कुछ ना कुछ रिवीजन होने ही वाला है। तो आप डेफिनेटली टैक्सेशन को अपनी एक फील्ड की तरह चूज़ कर सकते हो। आप जीएसटी से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, या साइड बाय साइड भी आपके जीएसटी कोर्सेज होते हैं। ये आपके आगे के, अगर आपको जॉब ही करना है, आपके कैंपस प्लेसमेंट और उसमें आपको एक एड ऑन बेनिफिट देगा। प्लस आप अगर एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आपको अगर जीएसटी या टैक्सेशन की नॉलेज है तो आपको एक एड ऑन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू। इसके अलावा बात करते हैं कुछ नॉर्मल कोर्सेज की, जैसे कि आपका बीबीए हो गया, या बीकॉम हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, या बीए इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा कुछ वोकेशनल स्टडीज़ आजकल स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, टूरिज़्म, तो अगर आप ऐसे क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जहाँ पे टूरिज़्म बहुत पॉपुलर है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर बीकॉम ट्रैवल एंड टूरिज़्म। तो इस तरह के मैंने तो एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट इनफैक्ट डिस्कस करी है। आप अगर देखो तो कॉमर्स की स्ट्रीम में एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एन नंबर ऑफ कोर्सेज हैं। द थिंग इज़ यू हैव टू बी अवेयर। जनरली जैसे मैंने बात किया है, लोगों का होता है कि कॉमर्स स्ट्रीम में सीए या एमबीए, उनका नॉलेज यहीं तक ही रेस्ट्रिक्ट होता है। तो मैंने ये ट्राई किया है, मेरा ये सब कोर्सेज के नेम लेने का बस एक ही मकसद रहा है, ताकि लोग ये जाने कि सिर्फ सीए या एमबीए ही नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं
जो कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होकर के आगे ऑप्ट कर सकते हो। ज़रूर अपने कमेंट्स या अपने क्वेश्चन ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में करते रहिएगा, ताकि मुझे भी आगे आपको किस टॉपिक में ज़्यादा डिस्कशन चाहिए इसके बारे में पता चलता रहे। तो अगर कॉमर्स से रिलेटेड अदर देन सीए अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए, अदरवाइज मैं सीए से रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूँगी। चलिए अब बात करते हैं सीए के बारे में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंसी पहले मैं बताना चाहूँगी इसमें क्या क्या मिथ्स क्रिएटेड हैं। फर्स्टली इट इज़ नॉट अ एग्ज़ाम, इट इज़ अ प्रॉपर कोर्स जिसमें आपको मिनिमम 4 से 5 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। इट्स नॉट लाइक जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आपको प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। द थिंग इज इसमें कोई कॉलेज या कोई रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। इट्स अ कोर्स, बट इट इज़ एन कोर्स ड्रिवन बाय एन ऑटोनोमस बॉडी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। नाउ अब जो इसमें और लोगों के डाउट्स आते हैं कि सीए कहाँ से करना है, किस कॉलेज से करना है, या कहाँ से कोचिंग करनी है, ये सारी सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो मैं एक एक करके पूरा आपको कोर्स एक्सप्लेन करना चाहूँगी, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको सीए के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपसे 1 to 1 जो सीए की प्रेपरेशन कर रहे हैं आप प्लीज़ साथ साथ कमेंट करते रहिए, मैं डेफिनेटली उनके क्वेश्चंस देखूँगी। नाउ सीए एंट्री आपकी 2 रूट्स के में होती हैं। First route is the 11th-12th route and the other one is called the direct entry route. Now 11th-12th route वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने अभी अपना ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है, जिन्होंने अभी 11th-12th किया हुआ है, अपना बोर्ड दिया हुआ है, एंड दे हैव येट टू स्टार्ट देयर सीए जर्नी। तो उनके लिए आपका ये जो कोर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. First phase is called the CA foundation, other one is the CA inter and the third one is the CA final. In between आपको 3 साल की, yes you heard me correct, 3 years की आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होगी। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज नथिंग बट जस्ट लाइक एन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। द थिंग इज आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, और अगेन फाइनली जब आप फाइनल एग्ज़ाम दे दोगे और आपको आपके जहाँ से भी आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग किया है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, देन ओनली यू कैन एनरोल एज अ मेंबर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाउ अगर हम बात करते हैं दूसरी रूट की जो कि था डायरेक्ट एंट्री वाला, ये रूट उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया है। ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं, मैं ये कहूँगी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर उन्होंने सीए के अलावा सीएस या फिर सीएमए इंटरमीडिएट या इस तरह के कुछ कोर्सेज किए हैं, कुछ एक्सेप्शनल्स हैं यहाँ पर। तो ये रूट उन स्टूडेंट्स के लिए है। नाउ बट मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी 60% का है। अगर आपके 60% एंड अबव मार्क्स हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आप सीए कर सकते हो। ना यहाँ आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको सीए फाउंडेशन जो लेवल है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट में एनरोल हो सकते हो। ना इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे ट्रेनिंग्स और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करवाती हैं, जैसे कि आईटी से रिलेटेड ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग। उसके अलावा जब आप फाइनल में पहुंचते हो तो एडवांस आईटी ट्रेनिंग्स होती हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स आपको एड ऑन एडवांटेज देती हैं, आपकी स्किल्स इम्प्रूव करती हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एमकॉम के बाद लॉ का क्या स्कोप है। ओके, सो या पीएचडी ही सही है। नाउ आप ये
क्वेश्चंस मैं आपका थोड़ा टाइम बाद लूँगी और मैं डेफिनेटली इसको नोट कर लेती हूँ एम कॉम के बाद सीए या फिर पीएचडी, लेकिन अभी मैं अपना सीए से रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करना चाहूँगी ना। तो जैसा मैं डिस्कस कर रही थी आपके फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, एंड आपको बीच में अपनी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से ना। फाउंडेशन बेसिकली आपके 4 पेपर्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट 2 वन आर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज रिलेटेड। बेसिकली आपके ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर्स क्वेश्चन रहते हैं। द रिमेनिंग 3 एंड 4 पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी आपके टिक मार्क्स होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग होती है ना। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होते हैं, वहाँ पे जो मेरा पर्सनल एडवाइस है, मेरा पर्सनल सजेशन है, वो स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, रिया, यस आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन राइट नाउ, कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करिए। जो आपके फर्स्ट एंड 2 पेपर हैं, आप उस पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन जहां आप 3rd एंड 4th पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वहां यू मेक श्योर दैट आप जब तक आप फुली कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरली ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स 100% पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना नेगेटिव मार्क्स से बहुत सारा मार्क्स लूज कर देते हैं, और जो कि अगेन आपका परसेंटाइल डिक्रीज करता है, एंड डेफिनेटली आपको कट ऑफ की भी तो ज़रूरत है। तो ऐसे में ये मेरा सजेशन होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के लिए खास करके अगर आप 100% श्योर हो तो ही उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अदरवाइज आप सब्जेक्टिव में फोकस करिए, सब्जेक्टिव अपना स्ट्रॉन्ग करिए, एंड बाकी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स तो हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी फाउंडेशन के बाद जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है आर्टिकलशिप से रिलेटेड। आर्टिकलशिप के बारे में स्टूडेंट को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। मैं अपना पर्सनल आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने सीए कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे सही से आइडिया नहीं था कि 3 साल की ट्रेनिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है, या किस सीए के अंडर करनी है, या किसी ऑफिस में जाना है, किसी इंडस्ट्री में जाना होता है। तो वो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कोई यहाँ पर है जिसने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है या वो सीए आर्टिकलशिप कर रहा है? तो डेफिनेटली अपने क्वेश्चन इस सेक्शन में ज़रूर मुझसे करिएगा ना। अब आर्टिकलशिप की मैं बात करूं, आर्टिकलशिप एक फेज है जहां पर सीए का असली आपको इंट्रोडक्शन होता है। क्योंकि इससे पहले अभी आप 12th के स्टूडेंट थे, या ठीक है अगर आपने ग्रेजुएशन या किया है, और अब आप डायरेक्टली बिना किसी बैकग्राउंड के, सिर्फ क्योंकि एक फाउंडेशन या एक डायरेक्ट टैक्सेशन या फिर थोड़ा बहुत ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड लेकर के आपको जस्ट एक ऑफिस में जा कर के एक सीए के अंडर काम करना है। यहाँ से बच्चों की लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट 2 years ऑफ आर्टिकलशिप डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि आपके ऑफिस आवर्स रहेंगे, आपको 11 to 6 या 11 to 5 आपको जॉब की तरह ही पूरा अपना टाइम डिवोट करना है एक सीए के अंडर आर्टिकलशिप करके, एंड साथ साथ अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है। इस स्टेज पे आके बहुत से स्टूडेंट अपना फोकस लूज कर देते हैं कि मुझसे पढ़ाई या तो हो पाएगी या तो मैं आर्टिकलशिप कर पाऊंगी। तो यहाँ पे आपको अपना फोकस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, या मेरे एग्ज़ाम में दिन काफ़ी कम बचे हैं, एंड मैं कैसे आगे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, या मैं कैसे कोचिंग करूँगी अपनी, मैं पढ़ाई भी करूँ, मैं ऑफिस भी जाऊँ। बट ये सब आपके सीए कोर्स का पार्ट है। ये आपको तैयार करेगा, ये आपको मजबूत करेगा आगे आने वाले जो आपके व्हाट वी से दी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो डिफिकल्टीज आप रियल लाइफ में फेस करने वाले हो इन योर जॉब लाइफ, या अगर आप प्रैक्टिस करने के इच्छुक हो, तो ये सारी
जो डिफ़िकल्टीज़ हैं डेफिनेटली एक सीए स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है ना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन आता है कि आर्टिकलशिप कहाँ से करें। मैंने लखनऊ से ही किया था। मैं लखनऊ में एक मिड साइज्ड फर्म से मैंने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करी। मेरा डेफिनेटली आर्टिकलशिप एक मिड साइज फर्म से करने का मोटो ये था क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ एंड अपना वर्क दोनों में किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के लिए आपके पास जो दो बड़े ऑप्शंस हैं दैट इज़ गोइंग टू अ बिग फोर, या फिर जो आपकी लार्ज साइज्ड फर्म्स होती हैं जो आपकी मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, दिल्ली में या किसी भी मेट्रो सिटीज़ में आप जा सकते हो, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर इज़ एन एमर्जिंग वन। अब यहाँ से जो हमारी टॉप फोर बिग फोर्स जिन्हें हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल डेलॉयट हो गया, पीडब्ल्यूसी हो गया, केपीएमजी है, ऐसी बिग फोर्स में जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। बट द थिंग इज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, एंड दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप बिग फोर में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जाओ। बिग फोर्स में आपको एक स्पेशलाइज्ड एरिया में आपको काम दे दिया जाएगा। आपको मे भी हो सकता हो कि आप उस फील्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही ना रखते हो, तो स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत हैवी पड़ जाता है। जो बेसिकली देखा गया है, जो मैंने भी अपने कलीग्स के साथ देखा था जिन्होंने बिग फोर से आर्टिकलशिप किया है, डेफिनेटली फ्रॉम दी एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू बिग फोर्स बहुत ही क्रूशियल रहेगा अगर आप बिग फोर से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करते हो। प्लस आपके करियर में एक ब्रांड वैल्यू ऐड होती है। लेकिन दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन कि बिग फोर में आपका जो सीखने का स्कोप है, या जो आपका एक कह सकते हैं जो डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए मेरा ये चॉइस था कि मैं एक मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करूँगी जहाँ से मुझे हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपका हो गया जो फील्ड्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इंटरनल ऑडिट, FNPA, रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ से आपका CA में आपको आर्टिकलशिप ऑफर होती है। नाउ यहाँ पे मैं स्टूडेंट को ज़रूर ये एडवाइस देना चाहूँगी कि बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ आर्टिकलशिप डेफिनेटली आप उस फील्ड के बारे में थोड़ा किसी से या उसी फर्म में जा कर के बिफोर गेटिंग ऑनरोल्ड ऑन पेपर्स, बॉन्ड साइन करने से पहले डेफिनेटली आप ये देख लो कि आपको वो काम में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड देन ओनली आप उस फील्ड में आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू करें। नाउ अब अगर बात करते हैं हमारी आर्टिकलशिप के दौरान CA फाइनल की प्रेपरेशन की, या चलिए मैं थोड़ा CA इंटरमीडिएट पे भी बात कर लेती हूँ। CA इंटरमीडिएट में भी जो हमारा ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे उसने दो पार्ट्स में आपका इंटरमीडिएट डिवाइड कर रखा है, दैट इज़ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब जो हमारे 11th-12th वाले रूट के होते हैं उन्हें तो बिफोर आर्टिकलशिप अपना ग्रुप 1 क्लियर करना मैंडेटरी होता है, लेकिन जो हमारे डायरेक्ट एंट्री वाले हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया है वो अपना डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिफोर क्लियरिंग दी इंटरमीडिएट ग्रुप 1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के कि मुझे दोनों ग्रुप एक साथ देने चाहिए, दो ग्रुप में आपके 8 पेपर्स हो जाते हैं, दैट इज़ डबल द सिलेबस। तो यहाँ पे जो आपका स्टडी पीरियड है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने, जैसे मैंने बताया डायरेक्ट एंट्री रूट्स हैं, उन्होंने अपना ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया होता है, अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिया होता है, तो यहाँ पे मैनेज करना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, एंड मैंने भी इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अलग अलग ही दिया था। आप अपने पेपर्स को ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 अलग अलग दे सकते हो। 6 मंथ के गैप्स में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आपके पेपर्स करवाता है। अगर आपका पूरा प्रिपेयर है
एंड यू आर कंफर्टेबल इनफ कि हाँ मैं दोनों ग्रुप एक साथ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप। पीयर प्रेशर में आके या आपके फ्रेंड्स के प्रेशर में आके या फिर जल्दी सीए क्लियर करने के प्रेशर में आके डोंट गो फॉर अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप्स टुगेदर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप डेफिनेटली ये एनालाइज करो खुद से एंड अपनी तैयारी के बेसिस पे कि आपको ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 साथ देने हैं या अलग अलग। सेम चीज़ अप्लाई होती है जब हम फाइनल दे रहे होते हैं। फाइनल में भी आपका 8 सब्जेक्ट हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे भी आपका सेम लॉजिक अप्लाई होता है। ये फाइनल कोई एक हैवॉक क्रिएट कर रखा है एक कि ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है। हाँ टफ है, बट अगर आपने जो 3 साल की आर्टिकलशिप है, आपने ऑफिस में अच्छे से काम सीखा है, आपका इंटरमीडिएट लेवल तक आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं एंड आपने रेगुलर स्टडीज किया है, तो आपके लिए सीए फाइनल इज नॉट अ बिग इशू। ओके, नाउ अगर हम थोड़ा और बात करें डिटेल में सीए फाइनल के बारे में, तो सीए फाइनल आपका एक एडवांस लेवल पे चला जाता है। डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गए। आई एम सॉरी अगर कोई सीए फाइनल से रिलेटेड कोई स्टूडेंट हैं और मैं उनके कुछ क्वेश्चन एड्रेस ना कर पा रही हूँ, आप ज़रूर क्वेश्चंस कमेंट करें। या जिन्हें सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे फाइनल में भी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। ये आपके एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, जो जो चीज़ें आपने इंटरमीडिएट में कवर किया है। फॉर एग्जांपल आप 12th में भी अकाउंटेंसी करते हो, बट यहाँ इंटरमीडिएट एंड फिर यहाँ पे आपका सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नाउ यू कम टू अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एस्पेक्ट। तो धीरे धीरे आपका स्कोप बढ़ता जाता है, आपका अप्रोच बढ़ता जाता है सब्जेक्ट की तरफ, एंड आपका नॉलेज जो फाइनल लेवल के लिए होना चाहिए बिफोर अपियरिंग टू द एग्जाम इज टुवर्ड्स दी प्रोफेशनल। कि आप अगर किसी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको दिया जाए तो कहने का सारा मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं फाइनल रिलेटेड इज मोर और लेस ड्रिवन फ्रॉम दी आर्टिकलशिप प्लस जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपका आर्टिकलशिप बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने सही से काम नहीं सीखा है एंड सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी से द रेटिफिकेशन अगर आपने एग्जाम्स क्लियर कर दिए हैं, तो आप एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी नहीं बन सकते। इसलिए स्पेशली जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी आर्टिकलशिप को भी ध्यान दें और साथ साथ अपने सीए फाइनल की प्रेपरेशन, उनकी कोचिंग को भी नज़रअंदाज ना करें। छोटा सा एक टाइम टेबल मैं शेयर करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही टाइम टेबल शेयर करती हूँ आपके साथ। ऑफिस आवर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं अराउंड 11 से 6, यानी ये आवर्स आपके पूरा ऑफिस में डिवोट होंगे। मे भी हो सकता हो कि कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं ऑडिट के, दैट इज़ मार्च और सितंबर, जहाँ पे आपको ज़्यादा भी काम करना पड़े, लेकिन वो उन एक्सेप्शंस को अगर हम हटा दें तो 11 से 6 आपका जो टाइम होता है दैट इज़ टोटली टुवर्ड्स लर्निंग एंड अपग्रेडिंग योर स्किल। यहाँ पे आप पूरा फोकस करें कि आप अपने ऑफिस में अपना काम, अपनी फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हो। जो 2 टाइम स्लॉट बचते हैं आपके लिए दैट इज़ इन दी मॉर्निंग एंड दी इवनिंग। मॉर्निंग में डेफिनेटली आप लाइव कोचिंग्स अटेंड कर सकते हैं जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। अदरवाइज आजकल जो कि बहुत ट्रेंड में है, एंड मैंने भी अपने सीए फाइनल की ज़्यादातर कोचिंग्स ऑनलाइन ही किया था। आप अपने घर पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप किसी भी इंडिया में किसी भी बैठे हुए लाइव टीचर्स से पढ़ सकते हो। मैंने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स, फॉर एग्जांपल पुणे की टीचर, बॉम्बे के टीचर
या स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने कोलकाता के टीचर। तो ऐसे अलग अलग टीचर्स के आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि कुछ कोर्सेज आपके लाइव भी होते हैं जहाँ पे आप लाइव क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो। उसके अलावा कुछ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं आपके लिए डेफिनेटली, स्पेशली फॉर सीए फाइनल में आकर के, जहाँ पे आपके पास ऑफिस का भी काम रहेगा, आपको अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है। तो ऑनलाइन कोचिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड मैंने भी पर्सनली ऑनलाइन कोचिंग्स ही किया था, तो आप ऑनलाइन कोचिंग्स कर सकते हो। इसके अलावा मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूँगी, कौन सा टॉपिक बेस्ट है मैडम अगर हम एमकॉम के बाद पीएचडी करते हैं? नाउ प्लीज़ पार्डन मी मिस्टर मितू, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला है, ये चीज़ है जो आपका करियर डिसाइड करेगा। आपको खुद से ही डिसाइड करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि पीएचडी के बाद आपको कौन से एमकॉम आप अपना, या आप एक चीज़ और देख सकते हो कि आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आप अपने करियर को किस तरह से अलाइन करो। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, एडवांस अकाउंटिंग की बात करें, तो आप देखो, आप रिसर्च करो, या आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जानना है, आप मुझे अलग से कमेंट करिएगा, मैं डिस्कस करूँगी कि आपके उन एरियाज में कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड बेसिकली आप उन करियर्स को ऑप्ट करने के लिए आपका प्रेफरेंस क्या है। तो ये ही आपकी हेल्प कर सकता है इन डिसाइडिंग विच टॉपिक इज़ द बेस्ट, बिकॉज लेट मी टेल यू एंड टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट कि किसी भी पढ़ाई में या किसी भी कोर्स में कोई चीज़ बेस्ट नहीं होती है। कोई चीज़ अगर बेस्ट है तो वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होगा, एंड जो बचा हुआ पार्ट है जिसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इवेंचुअली वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्राइसिस। आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा डिमांड एंड सप्लाई की चेन होती है। अगर कोई चीज़ बेस्ट है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती जा रही है और वहाँ पे एक्सेस में सप्लाई है, तो क्यों ना आप मौके का फ़ायदा उठा के ऐसा कुछ चूज़ करो जहाँ पे अभी डिमांड बची हुई है, जहाँ पे आपको अब्जॉर्ब करने के लिए इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके दीदी, व्हाट इज एग्जेम्पशंस? ओके, नाउ एग्जेम्पशंस की मैं बात करना चाहूँगी। एग्जेम्पशंस का आपका इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल पे, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% एंड अबव मार्क्स स्कोर किया है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपका अकाउंटेंसी, लेट्स से आपकी अकाउंटेंसी बहुत अच्छी थी, आपने 60% एंड अबव मार्क्स स्कोर कर लिया उसमें, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अब ये सोचती है कि आप उस सब्जेक्ट में एक्सीलेंस पा चुके हो, एंड आपको वो एक एडिशनल मौका दे रही है टुवर्ड्स नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट कि आप वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट ना करो। यस, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही मैं कहना चाहूँगी बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है टुवर्ड गिविंग एग्जामिनेशन। अब अगर आपने 60% मार्क्स ले आए हैं एंड किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स नहीं ला पाए हैं, आप वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आपकी एग्रीगेट नहीं बन पाई, तो आपका वो पूरा ग्रुप या वो पूरा लेवल क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया उस एग्ज़ाम को एग्जेम्प्ट कर देता है। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हो। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे बताइए। तो जैसे कि रिया ने बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पुट किया था कि एग्जामिशंस का क्या रोल होता है, एंड एग्जामिशंस से हम कैसे इससे हेल्प ले सकते हैं। बट
मैं एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहूँगी अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँ। कई स्टूडेंट्स ये स्ट्रैटेजी बना लेते हैं कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैं बस एक सब्जेक्ट पढ़ूंगी और मैं उसमें एग्जामेशन ले आऊँगी। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन। टैक्सेशन पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि भाई फाइनल में वो 1 या 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि भाई मुझे इसमें एग्जामेशन लानी है, मैं चारों सब्जेक्ट नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, और वो उन्हीं में एग्जामेशन लाने की ट्राई करते हैं। अब अगर गलती से आपकी एग्जामेशन नहीं आई तो आपने बाकी 2 सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं, प्लस आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एडिशनल बर्डन हो जाना चाहिए। तो कभी भी एग्जाम्शंस का गलत इस्तेमाल या उसको एक गलत स्ट्रैटेजी के रूप में नहीं लेना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल सजेशन कि आप एग्जाम्शन अगर आपकी आ गई है, आपने किसी सब्जेक्ट पे फोकस किया है, आप वेल एंड गुड। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हो, नेक्स्ट में आप क्लेम करो अपनी एग्जाम्शन, लेकिन एग्जाम्शन को कभी अपनी स्ट्रैटेजी मत बनाना। ओके, अगेन क्वेश्चन, इट्स अप टू यू कि कहाँ से आर्टिकलशिप करें। येस डेफिनेटली इट्स अप टू यू, आप कहाँ से आर्टिकलशिप करो। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 बड़े जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडिया में, दैट इज गोइंग टू अ बिग 4। चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में आर्टिकलशिप पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बोलना चाहूँगी। गोइंग टू अ बिग 4 दैट इज डेलॉयट, PwC, KPMG, जो कि एक मल्टीनेशनल अकाउंटिंग जायंट्स हैं जो बाहर से आकर के अपनी इंडिया में उन्होंने सेटअप किए हैं अपनी कंपनीज को। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि 2 विंग्स में आपकी ट्रेनिंग कराती है। फर्स्टली इज द इंडिया प्रैक्टिस एंड द अदर वन इज द ग्लोबल प्रैक्टिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया प्रैक्टिस एंड ग्लोबल प्रैक्टिस? इंडिया प्रैक्टिस एज द नेम सजेस्ट, आपके जो इंडियन अकाउंटिंग लॉज हैं या इंडियन टैक्सेशन रिजीम है, उसमें आपको अगर प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड द इंडिया प्रैक्टिस। दैट मीन्स कि आपकी जो क्लाइंटेज है, यानी जिन कंपनीज पे, जिन कस्टमर्स पे या जो असाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे आपके इंडियन होंगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा, अदानी, रिलायंस, अगर इन सारी कंपनीज पे आप काम कर रहे हो, इन सारे कंपनीज पे आप जाके ऑडिट कर रहे हो, तो दैट इज अ इंडिया प्रैक्टिस। अगर आपको इंडिया प्रैक्टिस ऑफर हो रही है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, स्पेशली अगर आप जॉब का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो, और आपने एलिमेंट्री लेवल पे ही, इंटरमीडिएट लेवल पे ही ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे टैक्सेशन तो बहुत पसंद है और मैं अपना करियर टैक्सेशन में ही बनाना चाहती हूँ। अब मेरे साथ केस ये था कि मैंने इंटरमीडिएट लेवल तक मैं ये नहीं डिसाइड कर पाई थी कि मुझे आगे कौन सी फील्ड में काम करना है, इसलिए मैंने मिड साइज फर्म लिया था जहाँ पे हर फील्ड्स के अलग अलग आपको काम करने को मिलते हैं। जैसे जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप किया था वहाँ पर ट्रेंड ये था कि आपको 6 महीने डायरेक्ट टैक्सेशन में डाला जाएगा, 6 महीने आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन में डाला जाएगा, और इस तरह से आप खुद एक्सप्लोर करिए। इसीलिए मैं मेरा ज़्यादातर जो भी सजेशन आए हैं दैट इज डिसाइडिंग अपॉन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ आस्किंग समबडी एल्स कि आप क्या करो क्या ना करो। तो मेरा पर्सनल रीज़न ये था एक मिड साइज फर्म में जाने का। बट येस, अगर आप एक बिग 4 में जाना चाह रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया है आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में जॉब करनी है या करियर बनाना है, तो आप जा सकते हो। बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, ग्लोबल प्रैक्टिस की। नाउ यूरोपियन कंट्रीज में एंड और भी कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर मैन पावर की बहुत डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अरेबियन कंट्रीज, दुबई में तो अभी रिसेंटली ही वैट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था 1-2 साल पहले। तो वहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड या अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रोफेशनल्स कम हैं, एंड अगर हैं तो दे, एज आई सेड कि वहाँ पे मैन पावर सप्लाई कम है, तो वहाँ पर द वट एवर द पे, जो उनको पे हो रहा है दैट इज अ मच हाई। दैट मीन्स कि जो कंपनीज हैं उनको चीप मैन पावर सप्लाई चाहिए। तो व्हाट दे डू सेट अप देयर विंग्स कॉल्ड ग्लोबल प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल ENY की ग्लोबल प्रैक्टिस विंग्स हैं
जो कि इंडिया में सेटअप हैं, जो कि आपको ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए तैयार करती हैं। दैट मीन्स कि टुवर्ड्स योर करियर यू विल बी डीलिंग विद द क्लाइंट्स दैट आर अक्रॉस द ग्लोब। एक क्वेश्चन मैं पढ़ना चाहूँगी, मैडम हो सके तो आप कॉमर्स एंड सीए की स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को पर्सनली भी कंटिन्यू रखें तो एक अच्छा कदम होगा। ओके मैम, मैंने इफ़ यू हैव जॉइंड लेट, मैंने ट्राई किया है कवर करने का, बट मैं आपके लिए एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, डेफिनेटली बताऊँगी। तो मैं बात कर रही थी ग्लोबल प्रैक्टिस के ऊपर। नाउ ग्लोबल प्रैक्टिस में आपको ट्रेन किया जाता है जो आपके इंडियन लॉज नहीं हैं, जो आपके आउटसाइड इंडिया के, इनसे रिलेटेड। नाउ अब इसमें जो एक ड्रॉबैक जो पर्सनली मुझे फील होता है कि आप इंडियन टैक्सेशन रिजीम या इंडिया से अनछुए रह जाते हो। आपका मोस्ट ऑफ द वर्किंग आवर्स भी हो सकता है आपका फॉरेन टाइमिंग से अलाइंड हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि क्या आप अपना करियर ग्लोबल प्रैक्टिस में बनाना चाहते हो या फिर आप इंडियन प्रैक्टिस में कंटिन्यू करना चाहते हो। Now, any questions on articleship specifically? आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आगे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकलशिप से रिलेटेड तो डेफिनेटली मुझे बताइए। तो जैसे मैडम का सवाल था कि स्टेप बाय स्टेप पर्सनली स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी आपका पहले भी क्लियर किया कि अगर आप एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल पे हैं तभी से स्टूडेंट्स को, अगर उन्हें इंटरेस्ट है कॉमर्स की फील्ड में, दे शुड डू रिसर्च, दे शुड डू देयर सेल्फ इवैल्यूएशन कि वो कॉमर्स की स्ट्रीम की तरफ जाएं। एंड आप देख सकते हो, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन किया था। आप उनमें से या उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स की फील्ड में आप ले सकते हो। सीए से रिलेटेड जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया आपके साथ कि आपके 3 लेवल्स में है ये, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, एंड इन बिटवीन आपको आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी है एंड दैट टू 3 इयर्स की। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आफ्टर सीए या फिर ड्यूरिंग सीए ही आपका आप फाइनल के स्टूडेंट हो, आप फाइनल की तरफ अप्रोच कर रहे हो एंड अभी आपकी सीए फाइनल की प्रेपरेशन नहीं हो पाई है। जैसे कि अभी इस साल भी हुआ कि कोरोना के चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनका जून या जुलाई में एग्ज़ाम था जो बढ़ते बढ़ते कैंसिल हो गया, नवंबर में हो गया। उन्होंने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस किया कि भाई एक तो उनका अटेम्प्ट आगे बढ़ गया और दूसरा थोड़ा सा फोकस भी शिफ्ट हो गया। नाउ अब ऐसे में जो स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि वो अपना फोकस लूज ना करें। अगर कोरोना आया है या आपका एक अटेम्प्ट आगे शिफ्ट हुआ है तो इसमें दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, इट्स अ वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। तो आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी प्रेपरेशन करते रहिए। जो फोकस आपका, जो मैं स्पेशल टिप्स डिस्कस करना चाहती हूँ सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अगर अभी कोई सीए फाइनल के स्टूडेंट लाइव हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें। अब आपका जो सीए फाइनल में स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहला तो आपका यही है कि आपकी कोई विद इन 6 मंथ क्लियर करने वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है 6 मंथ पहले आप बुक उठा रहे हो, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप सीए फाइनल स्टूडेंट हो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्यूरिंग जो आपका 2-2.5 साल का टाइम है बिफोर एग्जामिनेशन, आप उन 8 सब्जेक्ट की एटलीस्ट, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट आप एक बार उनको सेल्फ स्टडी के थ्रू या फिर कोचिंग या ट्यूटर के थ्रू आप उन सब्जेक्ट को पूरा पूरा ज़रूर कंप्लीट करें।
वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो कुछ कुछ टॉपिक्स या कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। कुछ बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ पर्सनल ट्यूटर्स की भी ये राय रहती है कि आप बड़े बड़े सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स छोड़ दो या उन्हें एंड में प्रेपरेशन के लिए रखो। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है। अगेन जैसे मैंने 10th 12th को भी बोला था कि आप एक प्रैक्टिकल के साथ एक थ्योरी लेकर के चलो। फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनल में जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं FR, अब FR के साथ आप ऑडिट की कोचिंग या फिर ऑडिट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके सिद्धार्थ, देयर इज अ क्वेश्चन, दीदी आर्टिकलशिप क्या है? सिद्धार्थ, आई हैड अ डिस्कशन, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा डिस्कशन हुआ है कि आर्टिकलशिप क्या है। मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो कंप्लीटिंग माय डिस्कशन ओवर कि CA फाइनल का सब्जेक्ट, नाउ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी यहाँ पर भी आपको मेंटेन करके चलना ही है। अगर आप इसको एक जैसे 10th 12th के स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी होती है वैसे ही आप लेकर के चलो, पूरा सिलेबस ख़त्म करो टाइमली एंड अगेन क्वेश्चन पेपर्स RTPs करो, तो आप CA फाइनल में भी सेम स्ट्रैटेजी के साथ, कोई अलग कोई मैं कहूँ कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती है आपके सक्सेस के लिए। ओके नाउ कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आगे आपके क्वेश्चंस लेती रहूँगी। तो मैं डिस्कशन कर रही थी हमारे CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नाउ फाइनल थ्योरी कोचिंग कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली मैनेज करनी है। उसके अलावा जो आपका एडिशनल टिप हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, कि आप एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन ज़रूर कंटिन्यू करो अपने। इसके साथ साथ मैं आपके ज़रूर, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे ज़रूर करिए, अदरवाइज मैं इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी। एंड बिफोर गोइंग सिद्धार्थ, आर्टिकलशिप आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होगी जो आपको मैंडेटरली करनी पड़ेगी बिफोर अपियरिंग टू द CA फाइनल एग्जामिनेशन। तो अगर आप लोग के कोई अन्य क्वेश्चंस नहीं हैं तो मैं बाबा साहब से ये परमिशन लेना चाहती हूँ कि इस सेशन को आगे मैं वाइंड अप करूँ। ओके तो जाने से पहले मैं स्पेशली जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोट बताना चाहूँगी। एक महान पुरुष ने बोला है कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है परिवार में तो सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन एक औरत शिक्षित होती है तो वो पूरी पीढ़ी को शिक्षित करती है। दैट मीन्स once a man is educated, a man is educated, but if a female, if a woman is educated, the entire generation is educated. So definitely मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारी गर्ल स्टूडेंट्स ज़रूर आगे आएँ एंड अपना सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपना करियर चॉइसेस खुद लें। और इसी के साथ जय भीम, जय हिंद, जय भारत।